ओके सो लेट अस स्टार्ट। आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूएस हेल्थ केयर में किस तरीके से एक मेडिकल कोडिंग की एक कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है। एक्यूरेट कोडिंग जो हम करते हैं उससे कैसे एक राइट जो है रियम्बर्समेंट होता है। तो ये जो कंप्लीट जर्नी होती है उसमें कुछ की पॉइंटर्स हैं, जो कि सबसे पहला आता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। सो अब ये जो हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस के टाइप क्या होते हैं, देन हेल्थ इंश्योरेंस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें कि हम प्रोवाइडर कहते हैं, उनके रोल क्या हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। देन once you will understand the fundamental of medical insurance and about provider, उसके बाद शुरू होता है हमारा मेडिकल बिलिंग। सो मेडिकल बिलिंग होती क्या है, मेडिकल बिलिंग की जर्नी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। देन मेडिकल बिलिंग में हम क्या क्या एक्शन लेते हैं। सो वंस यू विल डू अ प्रॉपर कोडिंग, एक्यूरेट कोडिंग, उसके बाद मेडिकल बिलिंग शुरू होती है। इफ़ इन द इनिशियल स्टेज यू विल डू एक्यूरेट कोडिंग, सो बिलिंग में कोई इश्यू नहीं होगा। वंस द बिलिंग इज़ कंप्लीटेड या फिर बिलिंग की चीज़ें हो जाती है तो क्लेम सबमिशन को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भेजते हैं। तो इन फॉर्म का नाम होता है, जैसे क्लेम सबमिशन का 837P। अभी आप बस इसे समझो। एक्यूरेट कोडिंग हम कैसे करते हैं, नोट का टाइप हम चेक करते हैं कि डॉक्यूमेंट हमारा किस फॉर्मेट में है। उसके बाद ये चीज़ें ख़त्म होती हैं आपकी प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ। अगर टिप्स देखा जाए आईसीडी सीपीटी में हम एक्यूरेट कोडिंग को कैसे करते हैं, सो these are the steps that you have to follow, and after that once the coding will be completed and you are going to file a claim for the reimbursement purpose. So how the claim will file, so जो क्लेम फाइल होता है इसको ऐसे समझिए कि जैसे इंडिया में किसी को अपना टैक्स भरना है तो एक टैक्स का फॉर्म आता है जहाँ पे हर एक पर्सन जो कि टैक्स को पे करता है उसका एक होता है वैलिड पैन कार्ड। उस पैन कार्ड पर उस उस पर्सन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। सो लाइक द वे व्हेन यू आर गोइंग टू फाइल अ क्लेम, सो दैट क्लेम इज फाइल थ्रू दिस पर्टिकुलर एक इंजन सिस्टम होता है, क्लेम इंजन, जिसका नाम है 837। ओके अब ये यहाँ पे क्या क्या बातें लिखी होती हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे ये जो सेगमेंट दिए हुए हैं इनके सामने कुछ बात लिखी हुई है, फील्ड का डिस्क्रिप्शन। तो समझो कि 837 का मतलब होता है सबमिट सीट केयर क्लेम इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम प्रोवाइडर टू पेयर। अब यहाँ पे प्रोवाइडर क्या हुआ, पेयर क्या हुआ, अभी मैं आपको बताता हूँ। और अगर यहाँ पे ERA, अब यहाँ पे देखो 835 है, यहाँ पे 837 है, सेंट बाय पेयर टू प्रोवाइडर। आप समझो ये वाला प्रोवाइडर से पेयर को जा रहा है और ये वाला जा रहा है पेयर टू द प्रोवाइडर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आईसीडी दिख रही है, यहाँ पे प्रोसीजर दिख रहा है। अब यहाँ पे जब आप सारी इन्फॉर्मेशन को करेक्टली फुलफ़िल करोगे तभी जाके मेडिकल क्लेम करेक्टली फाइल होगा। नाउ व्हाई आई एम टीचिंग दिस थिंग, अगर पेपर क्लेम फाइल हो रहा है, जैसे कई बार होता है ना, कुछ लोग होता है जो अपना टैक्स पेपर पे भरते हैं और कई लोग कैसे भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, सो दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड दिस इज़ पेपर सिस्टम। ठीक है, और मोस्टली ये CMS 1500 फॉर्म जो फुलफ़िल होता है वो फिजिशियन फिल करता है। अब यहाँ पे भी आप देखो पेशेंट की इंफॉर्मेशन, डायग्नोसिस कोड, प्रोसीजर कोड एंड कौन कौन से डायग्नोसिस के पॉइंटर हैं, 1 2 3
प्रोवाइडर के बारे में, ओके। और जो UB0 फॉर्म होता है, ये वाला जो फॉर्म फिल होता है ये यूज़ होता है फिजिशियन जो कि प्रोफेशनल सर्विसेज, अब जितनी भी प्रोफेशनल सर्विसेज होंगी मोस्टली आउट पेशेंट सर्विसेज में होती हैं। एंड यहाँ पे जो UB0 फॉर्म होता है ये होता है हॉस्पिटल, कोई फैसिलिटी है इन पेशेंट की, आउट पेशेंट की, या फिर जो है यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूशन वाली चीज़ें होती हैं, हॉस्पिटल हो गया, फैसिलिटी हो गई, यहाँ पे जिन चीज़ों जो भी हेल्थ केयर की सर्विसेज परफॉर्म हुई हैं वो वाली चीज़ें इस फॉर्म के थ्रू क्लेम होती हैं। अब जब से ये क्लेम होती है तो क्या वहाँ पे एलिजिबिलिटी है? अब अगर कोई इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है पेशेंट के इंश्योरेंस के कवरेज से रिलेटेड, देन 270-71 फॉर्म होता है जहाँ पे पेशेंट का नेम, उसकी DOB डेमोग्राफिक, सर्विस डेट, एलिजिबिलिटी, बाकी इन्फॉर्मेशन होती है। एंड दीज आर द प्लेसेस वेयर प्लेस ऑफ सर्विस, दैट मीन्स कहाँ पर ये सर्विस परफॉर्म हुई है, दैट मीन्स हेल्थ केयर की। सो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे हर एक फैसिलिटी के सामने एक डिफरेंट कोड दिया हुआ है और हर एक प्लेस पे एक टाइप ऑफ सर्विस फिक्स होती है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी हम कोई भी हेल्थ केयर की सर्विसेज परफॉर्म कर दें। अब इस कंप्लीट होल प्रोसेस को हम बोलते हैं RCM, दैट मीन्स रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जो एक स्टेज सिंपली देखा जाए तो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन, चार्ज एंट्री, क्लेम सबमिशन, पेयर एजुकेशन, डिनायल मैनेजमेंट, पेशेंट बिलिंग, कंप्लेंट्स एंड ऑडिट की चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक तरीके से कंपैरिजन देखें कि RCM में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि सबमिशन के समय काम आती हैं, तो आप देखो पेशेंट का नेम, DOB, ये सारी इन्फॉर्मेशन, एंड ये जो डेट ऑफ सर्विस है, ICD, CPT, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन, डायग्नोसिस, प्रोसीजर का कोड एंड रेस्ट ऑफ दिस थिंग। अगर ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली हुई तो कैसे हुई, पेपर वर्क पे हुई तो कैसे हुई। ये जो EDI होता है ये होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज होती रहती है। सो आपने जो अभी ये कंप्लीट एक सर्कल को देखा और समझा, ये है कंप्लीट मेडिकल कोडिंग की लाइफ साइकिल, ठीक है। जहाँ पे जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हेल्थ केयर की जो भी कॉस्ट होती है वो एक प्रीमियम के रूप में होती है, या फिर जो भी सर्विसेज होती है, जो भी हेल्थ केयर की सर्विसेज को हेल्थ केयर प्रोवाइडर देता है, तो वहाँ पे जो सर्विसेज कवर होती है वो हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू होती हैं। तो दो तरह के हमारे US हेल्थ केयर में इंश्योरेंस पाए जाते हैं, एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस और एक पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। तो प्राइवेट और पब्लिक में क्या अंतर होता है? सो जब भी कोई पेशेंट 65 के अबव होता है और जब भी कोई लो इनकम ग्रुप का होता है, सो मेडिकेयर इज़ फॉर मोर देन 65 एंड मेडिकेड इज़ लो इनकम ग्रुप पीपल। एंड कुछ और इंश्योरेंस आते हैं जैसे बच्चों का इंश्योरेंस हो गया, एंड दिस इज़ ट्राई केयर। और यहाँ पे वो वाले इंश्योरेंस आते हैं जहाँ पे कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस जो डायरेक्टली परचेस कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, यहाँ पे प्रीमियम हाई हो सकता है। प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है कि जो भी हेल्थ केयर की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर इंस्टीट्यूशन हो, और जो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, प्रोमोटिव, रिहैबिलिटेटिव, पैलेटिव केयर सर्विसेज। अब यहाँ पे जैसे इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर कोई फिजिशियन हो सकता है। अब US हेल्थ केयर में मोस्टली प्राइमरी केयर फिजिशियन होते हैं, जैसे जनरल प्रैक्टिशनर, फैमिली मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, पेडिट्रिशियन। स्पेशलिटी में कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी। और नॉन फिजिशियन प्रैक्टिशनर वो होते हैं जो कि लाइसेंस हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि मोस्टली इन्हीं फिजिशियन के साथ ही काम करते हैं, जैसे फिजिशियन असिस्टेंट। ये लोग प्रैक्टिस मेडिसिन की करते हैं, हेल्थ केयर टीम के साथ रहते हैं, फिजिशियन और प्रोवाइडर के साथ। नर्स प्रैक्टिशनर जो भी स्पेशलिटी केयर होती है या जो डायग्नोसिस या प्रिस्क्रिप्शन होता है, उनको ये जो है एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, या उन्हें डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके पेशेंट के केयर को
देखना रहता है। सर्टिफाइड रजिस्टर्ड नर्स वो होती हैं जो कि एनेस्थीसिया केयर देती हैं। अब हेल्थ केयर की कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। इफ पेशेंट इज़ गेटिंग हॉस्पिटल सर्विसेज, सो दैट में बी एक्यूट केयर इन पेशेंट या आउट पेशेंट, इमरजेंसी रूम, सर्जिकल सेंटर। क्लिनिकल वाली चीज़ें जैसे प्राइवेट प्रैक्टिस कोई कर रहा है या अर्जेंट केयर सेंटर है। लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ जैसे स्किल नर्सिंग फैसिलिटी, नर्सिंग होम, असिस्टेड लिविंग, द पर्सन हु इज़ हैविंग many more comorbid condition and is getting long term care by the healthcare professionals, so they need a place where these facility and the healthcare service delivery अगर इफेक्टिव वे में हो, these are the places. लेबोरेटरी इमेजिंग सेंटर जहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट की चीज़ें परफॉर्म होती हैं। एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर में आउट पेशेंट की सर्जरी वाली चीज़ें होती हैं जो कि मोस्टली जिनका ग्लोबल पीरियड 0 होता है या फिर जिसे हम माइनर सर्जरीज करती हैं। होम हेल्थ की जो भी सर्विसेज होती हैं वो पेशेंट केयर के लिए होती हैं। अब उनके साथ कुछ अलाइड सर्विसेज भी होती है जैसे फिजिशियन, फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या कायरोप्रैक्टिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या फिर डाइटिशियन। तो ये फिजिकल थेरेपिस्ट क्या होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या होते हैं, स्पीच लैंग्वेज। जो फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में जो भी मूवमेंट वाली चीज़ होती है उससे वो रिगेन करते हैं और वहाँ पे पेन को मैनेज करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो कि कहीं न कहीं जो हमारी डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं वहाँ पे जो स्किल होती है वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे इम्प्रूव करते हैं, रिकवर करते हैं। और स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो कि कम्युनिकेशन और अदर सॉलिंग डिसऑर्डर को ठीक करता है। कैरे प्रैक्टिस जो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर को ठीक करता है। अब मेडिकल बिलिंग की जब चीज़ें हमारी शुरू होती हैं, सो वंस यहाँ से ये चीज़ें शुरुआत होती है। तो मेडिकल बिलिंग में एक्चुअली होता क्या है, तो यहाँ पे आपको ऐसे समझना होगा कि जहाँ पे मेडिकल बिलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडेड इनटू पेशेंट इनटू फाइनेंशियल क्लेम दैट इज सबमिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी और पेयर फॉर रियम्बर्समेंट। इट इन्वॉल्व कन्वर्टिंग क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन। अब देखो यहाँ पे क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन बोल दिया ना, दैट्स मीन जो आप वहाँ पे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रोसीजर कोड कर रहे हो, अब वो एक बिलेबल कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ से फिर क्लेम जनरेट किया जाएगा, फिर वहाँ से पेमेंट मैनेज किया जाएगा। सो यहाँ पे पेयर का मतलब होता है हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनीज। तो ये प्रोसेस कैसे शुरू होता है, कोई पेशेंट मान लो कि उसकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल हुई और उसकी वो सारी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक सिस्टम में डाल दिया जाता है जिसे प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम डाला जाता है। फिर ये चेक करते हैं कि ये पेशेंट क्या किन किन सर्विसेज को जो है कवरेज इंश्योरेंस के माध्यम से उसे हो रही है, कितना पेमेंट उसे डायरेक्ट करना पड़ेगा, कितना पेमेंट उसे इंश्योरेंस कंपनीज करेगी या कोई फिक्स यहाँ पे अमाउंट है जो डिटेक्ट होगा। सो दिस थिंग फॉल अंडर दिस। फिर उसके बाद होता है कि प्रोवाइडर इवेलुएट करता है और पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। सो दैट मीन पेशेंट इज सीन बाय डॉक्टर, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट को वो डॉक्यूमेंटेड करता है। आफ्टर दैट योर रोल इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर, डायग्नोसिस करना, देन ICD CPT कोड को असाइन करना ऑन द बेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। सो मार्क माई वर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो यहाँ पे प्रोवाइडर डॉक्यूमेंट कर रहा है। सो यू हैव टू अप्लाई द कोडिंग गाइडलाइन। सो अभी आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ देख रहे हो ICD CPT SCPCS की, सबकी हम जो कोडिंग गाइडलाइन देख रहे हैं। आफ्टर दैट चार्ज एंट्रीज होगी, मतलब जो भी प्रोसीजर और ICDs हमने यहाँ पे एंटर करी है, दैट ईच एंड एवरी प्रोसीजर हैविंग सब सर्टेन एक बिलिंग अमाउंट होता है इसके अकॉर्डिंग। फिर एक क्लेम क्रिएशन होता है जो अभी मैंने आपको दिखाया, दिस वन 837P। अब ये क्लेम फॉर्म सबमिट होता है, फिर वहाँ पे जो भी इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो क्लेम को अप्रूव करती है, डिनाइज करती हैं या जो भी रीज़न होता है उसके बारे में बताती हैं। फिर उसके बाद आता है ERA EOB। सो इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एंड EOBs जो होती हैं ये एक तरीके से प्रोवाइडर रिसीव करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब ये एक्सप्लेन करता है कि
मेरा ये पेमेंट हो रहा है, सो उसे ही हम कहते हैं EOB से, एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट। वो बोलेगा कि मैंने ये सर्विस दिया है। अब फिर पेमेंट पोस्टिंग होती है, जो भी CPT है उसकी, यहाँ पे जो आप लोगों ने कुछ एक टर्म देखा था, कोपे कवरेज डिडक्टेबल, दैट मीन्स ये इंश्योरेंस किन किन सर्विसेज को कवर कर रहा है, कितना अमाउंट को कवर कर रहा है। अब यहाँ पे वो सारे जो CPT के अगेंस्ट में जो अमाउंट होता है, यहाँ पे पेमेंट को पोस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद ये पेशेंट की बिलिंग को चला जाता है कि वहाँ पे कितनी अमाउंट हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है, या फिर इस सर्विस के अगेंस्ट बाय डिफ़ॉल्ट कितना पैसा हमारा कट रहा है। अब वहाँ पे कोई अगर क्लेम को एनालाइज करने के बाद कोई करेक्शन या कुछ और चीज़ें आ रही है तो रिसबमिट कर दिया जाता है। इसके बाद ये पेमेंट की चीज़ें हो जाती हैं। सो यू वाई आई एम टीचिंग दिस थिंग, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आपने कंप्लीट RCM की जर्नी को समझा, तभी आप एक तरीके से हर एक कोड को या फिर किसी प्रोसीजर को व्हेन यू विल अप्लाई, सो यू विल फोकस्ड, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू फोकस ऑन 360। कहीं न कहीं सारे प्रोस्पेक्ट को आपको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। सो टेक एग्जांपल, एक मेडिकल बिलिंग की जर्नी कैसे शुरू होती है। टेक एग्जांपल, दिस इज़ अ पेशेंट, एज इज़ दिस, एंड सी विजिटेड प्राइमरी केयर फिजिशियन विद द सिम्टम ऑफ एब्डोमिनल पेन। अब डॉक्टर यहाँ पे अपॉइंटमेंट, सी विल दिस पर्सन विल बुक अ कॉल एंड बुक अपॉइंटमेंट। सो यहाँ पे इसकी कंप्लीट डेमोग्राफिक एंट्रीज will be entered, so that means what is his name, date of birth, contact details and insurance information, and after that this will enter into a practice management system. After that उसका जो इंश्योरेंस है वो वेरीफाई होगा कि इन सर्विसेज के लिए क्या इसका इंश्योरेंस जो है एलिजिबल है। सो दैट मीन्स क्या वो इन सर्विसेज को कवर करेगा। जैसे कि कोई पर्सन आ रहा है एंड इज़ गोइंग फॉर प्रिवेंटिव सर्विसेज, या फिर उसे कोलोनोस्कोपी करानी है, या फिर केवल स्क्रीनिंग करानी है। सो हाउ मच कोपे, हाउ मच डिटेक्टेबल, दैट मीन्स कि उसका कवरेज कितना है, कितना अमाउंट डिटेक्ट होगा, या फिर पहले से कोई फिक्स अमाउंट है दैट विल अप्लाई इन दिस थिंग, that is depend on the healthcare services. So that means when the patient is visit, अब यहाँ पे पेशेंट ने डॉक्टर को विजिट किया, आफ्टर दैट डॉक्टर विल एवेलुएट हिज हर हेल्थ कंडीशन। ओके, सो व्हाट वाज द HPI, दैट मीन्स क्या प्रॉब्लम थी, किस प्रॉब्लम को लेकर के आया है, एंड ही विल डू अ कंप्लीट एग्जाम, एंड आफ्टर दैट ही विल ऑर्डर सम टेस्ट एंड ऑल। सो दैट मीन्स ही विल कम्प्लीटली उससे इवेलुएट करेगा, and from there his medical record will be created. After that coding and chart entry will be started. So coder review करेगा medical document को. So what are the information is given in the chart, so he will apply the standard guideline of ICD, CPT and SCPCS. He will apply those things. After that claim will be submitted, then payer education, payment posting, patient billing, follow up, collection, reconciliation. So these are the form में कि इंश्योरेंस चेक होता है, तो फिर 270 फॉर्म या 271 फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्लेम सबमिशन में 837P का इस्तेमाल करते हैं, एंड वी आर यूजिंग पेमेंट की रिस्पॉन्स के लिए 835 का, एंड पेशेंट बिलिंग के लिए CMS 1500 का, इफ़ दैट इज़ मैनुअल। सो कोडिंग कैसे शुरू होती है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। नाउ यू टेल कि एक्यूरेट कोडिंग करने के लिए ICD CPT में हमें किन चीज़ों को समझना चाहिए। सो व्हाट कोड इज़ डॉक्यूमेंटेड, नॉट व्हाट इज़ अज्यूम्ड। सो यू हैव टू ऑलवेज चेक क्या कोड वहाँ पे दिया गया है, कुछ अज्यूम नहीं करना। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन एंड एंड विद द कोड। सो इन ICD 10CM व्हाट इज़ द सोर्स, दैट मीन्स असेसमेंट आप चेक करो, and if in case of CPT you have to check the procedure and service note. So what are the tools that you will use for the accurate coding? You have to check alphabetic index followed by
tabular list. And in the CPT also you will see the index table and what is the code description. So you can take a rule out method. That means अगर वहाँ पे कोई सिम्टम नहीं है, सॉरी यहाँ पे यूज सिम्टम करोगे, ठीक है, अगर आउट पेशेंट की सर्विस है. अब यहाँ पे CPT में प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है तो आप देखो रूल आउट कर दो. सीक्वेंस हमेशा प्राइमरी कोड देन सेकेंडरी. यहाँ पे आपको ऑलवेज यू हैव टू केयर अबाउट ग्लोबल पैकेज, बंडल सर्विस या फिर जो भी कोड का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. गाइडलाइन ऑलवेज यू हैव टू फॉलो. सो दैट मीन इन ICT फ्रॉम 1 to 4 ऑफिशियल 1 to 4 सेक्शन ऑफिशियल गाइडलाइन इसमें दी रहती है. एंड CPT में हर सेक्शन की एक गाइडलाइन दी हुई है. यू हैव टू चेक फॉर द मॉडिफायर, नॉट ओवर हियर बट इन द CPT यू हैव टू ऑलवेज चेक. सो आप लोग को यहाँ पे अभी कुछ मेरी बात समझ में आई. हाउ द कंप्लीट हेल्थ केयर जर्नी इज स्टार्टेड एंड कंप्लीट RCM सिस्टम समझ में आ गया. एनी क्वेश्चन? हेलो सर एक बार वो जो आपने टेबल दिखाई थी ना वो दिखा दीजिए. हाँ ओके, दिस वन. हाँ सर रूल आउट वाला एक बार बता दीजिए. हाँ, रूल आउट में क्या होता है कि जो सर्विस वहाँ पर नहीं दी हुई है यू विल, ठीक है, आप उसके लिए कोड नहीं देखोगे, है ना. और जो सर्विस परफॉर्म की गई है आप हमेशा उसको चेक करोगे. जैसे कि डॉक्यूमेंट में कह रहा है कि ये जो क्लेम है ये आउट पेशेंट का है, ठीक है. अब जो वहाँ पे कोड दिया हुआ है वो कोड इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं ये कोड तो हमारे इन पेशेंट की सर्विस में जाएगा. जैसे कि पहले भी हमने एक एग्जांपल देखा था कि पेशेंट एक सिम्टम के साथ आया, लैब टेस्ट कंफर्म हुआ बट वो फाइनल डायग्नोसिस नहीं आई. सो हम जिस सिम्टम के साथ आया वो कोड कर दिया. प्रोसीजर में क्या होता है कि इफ़ अ पेशेंट को मान लीजिए कि एक प्रोसीजर परफॉर्म हुआ जहाँ पे डायग्नोस्टिक सर्विस परफॉर्म हुई है इन द डॉक्यूमेंटेशन. सो दैट मीन्स जो कि प्रोसीजर फिजिशियन का नोट है एंड दैट इज़ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर. बट आपके ऑप्शन में क्वेश्चन में वहाँ पे थेरापेटिक सर्विस भी दिया हुआ है. सो आपको तो हमेशा वो चीज़ मैच करनी है जो कि आपके डॉक्यूमेंट प्रोसीजर नोट में है जो फिजिशियन का, और एग्जैक्ट उससे मैच करता हुआ कोड जो हमारी CPT बुक में दिया हुआ है वो क्या है. सो ऑलवेज विद द रूल आउट मेथड you can take one more example. If in any question there will be modifier and 3 या 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं. मॉडिफायर का यूज़ हुआ है उस मेडिकल सर्विस में और आपके ऑप्शन में कोई मॉडिफायर दिया नहीं है, सो यू विल रूल आउट दैट कोड, ठीक है. लाइक द वे जो हमारी कोडिंग की गाइडलाइन है जो हमारे सेक्शन 1 से लेकर 4 तक ICD में है. इफ़ यू नो कि हाँ यहाँ पे एक गाइडलाइन है कि ये वाला कोड विद के साथ जाता है, इसमें ये कंडीशन इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, सो यू कैन रूल आउट. सो ये वाली बात होती है आपकी रूल आउट मेथड की, ठीक है. एनी एल्स, कोई और क्वेश्चन? ये कंप्लीट आपको जर्नी समझ में आई कि नहीं पहले ये मुझे बताओ. थोड़ी थोड़ी आई सर, थोड़ी थोड़ी बस. ठीक है, थोड़ी थोड़ी क्या आई, थोड़ा सा मेरे को आप चलो अपनी भाषा में समझाओ जो आपको समझ में आया अपनी लैंग्वेज में. सर ये कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, फिर आपने प्राइवेट और पब्लिक का बताया, फिर आपने हेल्थ प्रोवाइडर्स का बताया था. प्रोवाइडर्स में भी आपने एक इंडिविजुअल और नॉन फिजिशियन. हाँ फिर उसके आगे सर आपने स्टेप्स बताए थे कि हमें कैसे कोड को निकालना है. हाँ हाँ सर यहाँ तक तो क्लियर था. ठीक है. सो व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको क्यों जानना समझना ज़रूरी है? व्हाट इज़, क्या रीज़न है? सर एक्यूरेसी के लिए. ओके, एंड व्हाई एक्यूरेसी इज द मैटर? सर तभी हम लोग आगे मतलब
जो भी उसमें लिखा है उसको अच्छे से कोड कर पाएंगे। राइट इफ यू मतलब जो भी उसका वो दिया होगा केस उसके अकॉर्डिंग। राइट इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग ओनली, सी आपको तो मैं यही केवल पढ़ा सकता हूँ, आप बस मेडिकल कोडिंग करो ना। बट आप देख रहे हो ना कि कैसे एक्यूरेट मेडिकल कोडिंग या एक्यूरेट डायग्नोसिस या फिर सही रूल रेगुलेशन आप नहीं यूज़ करोगे। अब ये जो बाकी इसके आगे और इसके ये पीछे के जितने भी स्टेप हैं, यहाँ पर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना, है कि नहीं? तो जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी तो इफ़ यू आर नोइंग दिस थिंग, ये कंप्लीट आपका, क्योंकि देखो इंटरव्यू में यही सब प्रोसेस, यही स्टेप पूछते हैं 5 से 10 साल भी जिनका एक्सपीरियंस होता है। और अगर वो केवल मेडिकल कोडिंग के एक ही स्पेशलिटी में हैं, उन्होंने कोई स्पेशलिटी या फिर कोई नेक्स्ट लेवल का उन्हें प्रमोशन नहीं मिला है या स्पेशलिटी नहीं चेंज किया है या उनकी डेजिग्नेशन नहीं चेंज हुई, तो वो इन चीज़ों को नहीं समझते, नहीं जानते हैं। एंड दिस इज़ वेरी कोर थिंग्स। सो इंटरव्यू में वो आपसे कभी भी डेप्थ में नहीं पूछेंगे, जस्ट दे विल आस्क ओके टेल मी द एक्यूरेट कोडिंग स्टेप एंड एक्यूरेट प्रोसेस क्या होता है। सर हमें पीडीएफ मिलेगी ना ये सब? यस यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग बट सर व्हेन वी विल गेट सर? फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपको जानना है। इनमें से अभी आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन रखनी है, मैं आप लोग को इन चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ कि इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन साथ साथ हो, क्योंकि इंटरव्यू के लिए भी आप लोग चीज़ों को मेरे से पूछोगे। तो शुरुआती स्टेप में मैं आप लोग को इसीलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी बता दे रहा हूँ। और आप लोग देखोगे अभी जब आप क्वेश्चन अभी और करते जाओगे ना, इन सभी का कैसे कैसे जो है यूटिलाइजेशन आप करोगे। ठीक है सर लेकिन सर एक क्लास में सर वो पूरा दिमाग में सर घुसता नहीं है सर, हमें फिर दोबारा खुद से भी पढ़ना पड़ता है ना। दैट द तो रीज़न मैं वीडियो डालता हूँ, वीडियो में आप रिवाइज करो, फिर उसकी समरी बनाता हूँ। और फर्स्ट यू विल मेक द नोट, आप अपने से नोट बनाओ। देखो मैंने आपको ये सब चीज़ें दे दिया तो आपका वहाँ पे मैनुअल एफर्ट नहीं लगेगा, तो आपके दिमाग में याद नहीं रहेगा, है ना। आप अपने से नोट बनाओ, मेरे को दिखाओ, मैं तो दूंगा ही, बट आपसे भी तो थोड़ा होमवर्क करा लूँ। सर लेकिन नोट्स के कहाँ से बनाएंगे सर? सोर्स भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक जैसे है। सीपीटी का नोट्स है हाँ। या आईसीडी का नोट है, हम्म। लेकिन अभी तो ये क्लेम की बात होगी, तो अब क्लेम्स के नोट कहाँ से बनाएंगे हम? ठीक है, ये वीडियो जब मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, जब आप सुनोगे वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बातें समझ में आएंगी, आप बस उसको 2 लाइन भी नोट कर लो। देखो आप जो भी नोट करो मेरे को दिखाओगे, फिर उसके बाद मैं उसे बताऊंगा ना, फिर उसके बाद मैं आपको तभी इन चीज़ों को हाँ प्रोवाइड सर, करूँगा। ऐसा होता है ना जैसे आप सारा पढ़ा देते हैं, अब क्या होता है कि हमें सर रिवाइज करने के लिए राइट। भी एक कोई चीज चाहिए होती है। हाँ सर हाँ तब कोई तक हम भूल ही स्मॉल। जाएंगे ना सर, क्योंकि अभी सर हम हमारे हर चीज नहीं है सर, हम भी बच्चों को पढ़ाते 10 बार समझाएंगे तब उनके दिमाग में घुसता है सर, हम भी राइट आपके राइट बच्चे राइट। नहीं है।